उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। यहां पर है केदारनाथ, यहां पर है बद्रीनाथ, यहां पर है गंगोत्री और यमुनोत्री, यहां पर है हेमकुंड साहिब। उत्तराखंड पावन धरा है, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। और उत्तराखंड के आज सियासी समीकरणों के बारे में जब बात करेंगे आगे, तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के भीतर जो मुख्य मुकाबला है वो दो पार्टियों के बीच है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन दोनों पार्टियों के भीतर भी मुकाबले हैं, अंतर्कलह है, और दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज भी हैं और समय समय पर अपनी नाराजगी प्रकट भी करते हैं। चाहे फिर हरीश रावत का हाल ही में केस हुआ हो या फिर हरक सिंह रावत का हाल ही में केस हुआ हो, तो दोनों पार्टियों के अंदर भी कुछ अंतर्कलह है। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम उन सियासी समीकरणों के बारे में, तमाम बात करेंगे मुद्दों के बारे में। जुड़े रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मेरे पीछे आपको एक कपड़े फैले हुए दिख रहे होंगे, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको इस पूरे बैकग्राउंड को उसी प्रकार से इग्नोर करना है जिस प्रकार से हमारे चुनाव में, हमारे देश में जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं या देश में चुनाव होते हैं, तो जब नेता जिस प्रकार से असल मुद्दों को इग्नोर कर देते हैं, उसी प्रकार से आपको इग्नोर कर देना है। खैर, जोक्स अपार्ट, दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी विशेष है, बड़ी खास है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड के बारे में। अक्सर ये देखा जाता है हमारे देश में कि जो बड़े राज्य होते हैं वहां की कवरेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अक्सर छोटे राज्य जो होते हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से हो या फिर क्षेत्रीय आधार पर हो, ऑब्वियसली उनकी कवरेज बहुत कम होती है, उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक तौर पर कम होती है। अक्सर उनमें सौंदर्य की जानकारी ज्यादा होती है उनके विषय में, लेकिन कहीं ना कहीं जहां सौंदर्य होता है वहां पर समस्याएं भी होती हैं। और उत्तराखंड इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि उत्तराखंड जहां एक प्रकार से अपार संभावनाओं और सौंदर्य से भरा हुआ है, ओतप्रोत है, तो वहीं वहां पर समस्याएं भी बहुत ज्यादा है। और प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य हिमालयी राज्य है, और यहाँ के मुद्दे क्या है, यहाँ का समीकरण क्या है, यहाँ के जातीय क्षेत्रीय आधार पर समीकरण क्या है, वोटर्स की क्या स्थिति है, चुनाव की क्या स्थिति है, और कौन कौन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, पुराने अतीत में क्या नतीजे आए और मुद्दे क्या है उत्तराखंड के, उसी पर आज बात करेंगे। तो जुड़े रहिए। और आगे ये स्पेशल वीडियो है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड को समर्पित है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और उत्तराखंड के बारे में आज मैं प्रयास करूंगा कि जितनी जानकारी हो सके मैं आपको दे सकूं, आपके साथ साझा कर सकूं। तो जुड़े रहिए। दोस्तों, इन तमाम जानकारियों के बारे में आपको बताऊं, इन तमाम बड़ी बातों के बारे में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपके साथ संक्षेप में उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहूंगा, जो बेसिक जानकारियां हैं। सबसे पहले, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को ये अपने अस्तित्व में आया, और तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया। राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है, लेकिन गैरसैंण को लेकर भी ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहता है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के भीतर 13 जिले हैं, 2 मंडल उत्तराखंड के भीतर है, जिसमें एक मंडल है गढ़वाल और दूसरा है कुमाऊं। गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं, जबकि कुमाऊं में 6 जिले आते हैं। गढ़वाल मंडल के भीतर 41 सीट्स आती हैं विधानसभा की, और अगर मैं बात करूं कुमाऊं की, तो उसके अंदर आती हैं 29। तो 41 और 29 को अगर आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये होता है 70। यानी इस राज्य के भीतर कुल मिलाकर 70 विधानसभा की सीटें हैं। अब दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा, वो जुड़ी है चुनाव की तारीखों को लेकर। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करने की जो तारीख है वो है 21 जनवरी 2022। नामांकन फाइल करने की, दाखिल करने की जो तारीख है वो है 28 जनवरी 2022। नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख है 29 जनवरी 2022। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2022। मतदान यानी वोटिंग किस दिन होनी है, सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, यह है 14 फरवरी 2022। 14 फरवरी 2022 दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी उस दिन दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में
एक ही चरण में मतदान ये संपन्न हो जाएगा। तो ये तारीख है 14 जनवरी, जहां पर जिस दिन उत्तराखंड में चुनाव की वोटिंग होगी। वोटों की गिनती यानी नतीजे किस दिन आएंगे, परिणाम किस दिन घोषित होंगे, वो तारीख है 10 मार्च 2022, यानी मतगणना की तारीख है 10 मार्च 2022। विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है 23 मार्च 2022 को। अब कुछ जानकारी दोस्तों जुड़ी हुई जो कि संबंध रखती है सीधे तौर पर वोटर से, ये आपके लिए जानना जरूरी है। इस पूरे राज्य के भीतर 81,43,922 वोटर्स हैं। इस बार कुल वोटर्स की संख्या ये है 2,97,922 नए वोटर्स इस बार वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे। 42,24,288 कुल मिलाकर जो 81,43,922 है, इनमें से 42,24,288 पुरुष मतदाता हैं, 39,19,334 महिला मतदाता हैं। सबसे ज्यादा वोटर्स देहरादून जिले में है, सबसे कम वोटर्स रुद्रप्रयाग जिले में है। जो एक एज कैप है जिसमें सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, वो एज कैप है, वो आयु वर्ग के लोग हैं उस श्रेणी में 30 से 39 वर्ष के, यानी 30 से लेकर 39 के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनकी संख्या इस राज्य के भीतर वोटर्स की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा है। वो संख्या है 22,23,000, माफ कीजिएगा। तो एक काफी ज्यादा बड़ा प्रभाव ये डाल सकते हैं जिस राज्य के भीतर 22,23,000 लोग 30 से 39 वर्ष के हों, यानी ये एक युवा प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों चुनाव आयोग का ही जो डेटा भी कुछ समय पहले सामने आया था, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन तारीखों का ऐलान किया था, उस दिन ये बात भी निकलकर सामने आई कि 83% लोगों को कोविड की वैक्सीन की दूसरी खुराक दे चुकी है राज्य में, कम से कम 83% लोगों को, जो कि अच्छा एक आंकड़ा है। और चूंकि आप जानते हैं कि 83% लोग बड़े महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि ये सारे जो चुनाव हो रहे हैं सारे राज्यों में, ये चुनाव कोविड के साए में हो रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा सबकी सुनिश्चित की जाए। तो अब दोस्तों कुछ और जानकारियां, ये तो आपको वोटर से मैंने जुड़ी बता दी, वोटिंग की तारीखों से जुड़ी बता दी, लेकिन अब आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूं सीटों को लेकर और कुछ पुराने नतीजों को लेकर और कुछ और अन्य जानकारियां। कुल सीटें इस राज्य के भीतर 70 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें 55 सीटें सामान्य लोगों के लिए हैं, 13 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी यानी शेड्यूल कास्टेस और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। अगर मैं नतीजों की बात करूं दोस्तों तो 2012 से मैं शुरुआत करूंगा। बीजेपी उस समय हारी थी, उस समय बीजेपी को 33.38% वोट्स मिले थे। कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस को इनसे तकरीबन आधा प्रतिशत वोट ज्यादा मिला था, 34.03% वोट इनको मिला था। उस समय बीएसपी को 12% वोट मिला था और सरकार बनी थी कांग्रेस की। फिर 2017 में बीजेपी को 46.51% वोट मिला और इनकी सरकार बन गई। कांग्रेस को उस समय 33.49% वोट मिले और बीएसपी को 7.04% वोट्स मिले। सीटों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी 70 में से, एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा रहा उस टाइम पर, और 11 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 2 सीटें अन्य के खातों में गई थी। मुख्यमंत्री बने थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन उत्तराखंड के भीतर एक रोचक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राज्य के भीतर जो राजनीतिक तौर पर अस्थिरता है वो वाकई में सबके सामने आ गई। और इसी वर्ष की बात में अगर मैं करूं तो पिछले एक वर्ष में 2021 में एक वर्ष के भीतर बीजेपी की जो सरकार सत्तारूढ़ रही उसने 3 मुख्यमंत्रियों को बदला है। जब ये सरकार जीत कर आई थी 2017 में तो उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर 4 वर्षों के बाद उनको हटा दिया गया और फिर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। कुछ महीनों के बाद उनको भी हटा दिया गया और फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, जो कि इस समय वर्तमान में भी कंटिन्यू है। राज्य के भीतर जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो ही गया, तो उसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राज्य के भीतर जो कंपटीशन है, जो आप कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा है, मैदान में कौन कौन है वो भी आप जान लीजिए। मुख्य तौर पर तो वैसे यहाँ पर पारंपरिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कंपटीशन कह लीजिए या मुकाबला होता है। और राज्य की एक ये भी खूबसूरती कह लीजिए, एक रोचक बात कह लीजिए या एक मिथक कह लीजिए कि कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाती, लगातार 2 बार नहीं आ पाती इनफैक्ट। तो यहां पर जो ट्रेंड रहता है वो इस प्रकार से रहता है कि कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। तो ये राज्य इस प्रकार से जल्दी जल्दी सरकार यहां पर बदली जाती है। और मुख्य मुकाबला जो इस बार है वो है पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी के तरफ से है, उम्मीदवार है ऑब्वियसली सीएम पद के।
बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर है इस समय। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इस समय बीजेपी का चेहरा है। कांग्रेस ने अभी तक किसी की घोषणा नहीं की है, लेकिन हरीश रावत को एक प्रमुख तौर पर देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि उम्मीदवार हो मुख्यमंत्री पद के। आम आदमी पार्टी इस बार राज्य में चुनाव लड़ रही है और उसकी स्थिति इस बार हो सकता है कि अच्छी खासी हो, कुछ इन्फ्लुएंस वो डाले। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने कर दी है। जो दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, जिनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, वो है कर्नल अजय कौटियाल। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस बार वो चुनाव में है। तो मुख्य तौर पर ये इन तीनों के बीच मुकाबला है। अब देखते हैं नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जनता ने किसको चुना है, लेकिन ये तीन मैदान पर है। इसके अलावा कुछ छोटे दल भी वहां पर लड़ेंगे, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा राज्य के जातीय समीकरणों के बारे में, धार्मिक समीकरणों के बारे में, और जो यहां पर क्षेत्रीय समीकरण है उसके बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण है हिस्सा, आप ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड की जो आबादी है दोस्तों लगभग 1 करोड़ के आसपास है। इसमें 83% के करीब हिंदू है, 13.9% यानी 14% के करीब मुस्लिम है, 2% यहां पर सिख है, और जैन, बौद्ध, ईसाई की संख्या कुल मिलाकर 1% के आसपास है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो संख्या इस राज्य के भीतर है वो है 21,84,419। ठाकुर वोट यहां पर, राजपूत जो वोट है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। 35% यहां पर ठाकुर समुदाय के लोग हैं, यानी राजपूत वोट यहां पर 35% के आसपास है। ब्राह्मण वोट दूसरा सबसे बड़ा यहां पर इस राज्य में समुदाय है, वो है 25%। 21 सीटों पर ओबीसी वर्ग के लोगों का भी प्रभाव इस राज्य के भीतर है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राज्य के भीतर, ये तो आपको मैंने जातीय समीकरण बता दिए, लेकिन यहां पर सैनिकों का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व सैनिक हो या फिर मौजूदा सैनिक हो, उनके परिवार हो, और इनकी संख्या 12% है। इसीलिए आपने अक्सर ये देखा होगा कि उत्तराखंड के भीतर जो भी पार्टी वहां पर रैली करती है तो वहां पर उनका मुख्य फोकस सैनिकों पर भी रहता है। इसलिए मुख्य सैनिकों का जो वोट बैंक आप कह लीजिए राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि फौजियों को टिकट देने से ये लोग खतराती हैं, लेकिन फिर भी इनकी नजरें उस सैनिकों के बैंक पर, वोट बैंक पर जरूर रहती है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो क्षत्रिय समुदाय है, ठाकुर समुदाय जो है, समाज है, उनके 35% वोट्स हैं, ब्राह्मण समाज के 25% वोट है। तो इसके समीकरण भी जब राज्य के भीतर मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष जब बनते हैं तो उसमें भी ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय का हो तो फिर मुख्यमंत्री क्षत्रिय समाज का हो, या फिर वाइसा वर्सा हो। इस चीज को बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो ये एक कुछ छोटी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये तो जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अब आपको मैं जो क्षेत्रीय समीकरण है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर संतुलन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से जीवन में संतुलन की महत्वता होती है, उसी प्रकार से किसी राज्य के भीतर भी संतुलन की बड़ी महत्वता होती है, अन्यथा वहां पर अस्थिरता जन्म लेने लगती है। तो यहाँ पर गढ़वाल मंडल की 7 जिलों जो वहां पर मौजूद है उसमें 41 सीटें हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। कुमाऊं की 6 जिलों में 29 सीटें हैं, और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये समीकरण भी देखना कि गढ़वाल से मुख्यमंत्री आते हैं, कुमाऊं से मुख्यमंत्री आते हैं। फिलहाल जो मुख्यमंत्री इस समय है वो कुमाऊं से है, और इससे पहले जो थे वो गढ़वाल से थे। तो ये भी चीज बड़ी मैटर करती है। आपको ये साउंड सुनाई दे रहा होगा क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी है वो आए हैं, तो उनका भी धन्यवाद है। और आप इस समय पूरी ये वीडियो देखिए जी। तो उत्तराखंड के भीतर सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें किसी राज्य में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में माफ कीजिएगा, तो वो है हरिद्वार, 11 सीटें वहां पर है। फिर देहरादून का नंबर आता है जिसमें 10 सीटें हैं। फिर आता है उधम सिंह नगर का जहां पर 9 सीटें हैं। कुछ और जानकारी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, यहां के ये जो जिले हैं इनकी सभी सीटें पर्वतीय भूगोल में आती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में इन तमाम जिलों की सीटें, सभी सीटें उसमें काउंट होती हैं। पौड़ी, देहरादून और नैनीताल, इनकी यानी पौड़ी की 5, देहरादून की 1 और नैनीताल की 2 सीटें विधानसभा की ये आती है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि मैदानी क्षेत्र में कौन सी सीटें आती हैं, किन जिलों की सीटें, कितनी सीटें आती हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ध्यान से आप फिर से सुनिएगा कि राज्य में 2 हिस्से हैं। ऑब्वियसली कुमाऊं और गढ़वाल तो है ही, लेकिन राज्य भी पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भी बटा हुआ है। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग,
टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, इनकी सभी सीटें पर्वतीय क्षेत्र में आती हैं। और पौड़ी गढ़वाल की 5 सीटें, देहरादून की 1 सीट और नैनीताल की 2 सीटें आती हैं पर्वतीय क्षेत्र में। अब बात मैदानी क्षेत्र की मैं करूंगा तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन दोनों जिलों की सभी सीटें मैदानी क्षेत्र में आती हैं, जबकि नैनीताल की 4, देहरादून की 9 और पौड़ी गढ़वाल की 1 सीट मैदानी क्षेत्र में आती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, मैदान की जो 24 सामान्य सीटें हैं उनमें से 23 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, तो बड़ी महत्वपूर्ण है ये मैदानी सीटें। 13 जो एससी सीटें हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसमें से 9 और 2 जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उनमें से 1 सीट पर बीजेपी को पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है। जबकि कांग्रेस को अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को एससी सीटों में 4 सीटें मिली थी और एसटी की सीटों में 1 सीट मिली थी। तो ये है दोस्तों, कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड का सियासी समीकरण और सामाजिक समीकरण कह लीजिए, जातीय समीकरण कह लीजिए, धार्मिक समीकरण कह लीजिए। लेकिन अब बहुत जरूरी बात जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो है आखिर उत्तराखंड के मुद्दे क्या क्या है, उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है, प्रमुख मुद्दे क्या है। सबसे पहले दोस्तों जो एक मुद्दा है वो है यहां पर जिलों को लेकर, क्योंकि जब से ये राज्य बना, जब से राज्य इसका गठन हुआ तो 2000 में जब ये अपने अस्तित्व में आया तब से लेकर अब तक यहां पर 13 जिले हैं। समय समय पर जिलों को बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन किसी ने यह वादा पूरा नहीं किया। इसलिए कई सारे ऐसे जिले हैं जिसमें मसलन काशीपुर कई सारे ऐसे शहर हैं जो जिले बनने की जहां पर मांग उठती है, जिसमें काशीपुर है, जिसमें यमुनोत्री है, और भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो जहां पर लगातार ये संघर्ष या आंदोलन चलता रहा है कि हमें जिला बनाया जाए। तो ये जिलों का, नए जिलों के गठन का मुद्दा एक बहुत बड़ा है। और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने घोषणा की है कि ये 6 जिले बनाएंगे। कांग्रेस ने 9 जिलों की बात की है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि आयोग की रिपोर्ट पर जो फैसला होगा उस पर हम जिलों को बनाने का फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। जो भी आयोग की इन्होंने आयोग का ही गठन कर रखा है जिलों को लेकर। यह पहला एक मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इसके अलावा रोजगार नहीं है राज्य के भीतर, और कई बार ऐसा ये विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया है कि जो बेरोजगारी दर है वो राष्ट्रीय औसत से भी दुगनी है। तो उत्तराखंड के भीतर रोजगार नहीं है, उद्योग की कमी है। कुछ शहरों को अगर छोड़ दे तो वहां पर ही उद्योग है, बाकी पूरे राज्य में उद्योग नहीं है। प्रमुख तौर पर यहाँ पर टूरिज्म पर ये महत्वता या निर्भर है ये राज्य। 60% आबादी इस राज्य की घर अपना छोड़ चुकी है जब से राज्य गठन में आया है, यानी यहाँ पर पलायन एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। पलायन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फैसिलिटी, सुविधाएं, बुनियादी सुविधाओं की यहाँ पर कमी है। बिजली, पानी जैसी जन सुविधाएं की भी यहाँ पर कमी है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जन सुविधाएं की यहाँ पे कमी है। प्रमुख शहरों को छोड़ दिया जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी वाकई में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इलाज के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। रोड्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इस राज्य के भीतर। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड का विषय, 4 धाम यात्रा का विषय, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी किस प्रकार से की जाए उसका विषय, और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में जो मैदानी क्षेत्र है, चूंकि किसान आंदोलन अभी हुआ तो प्रमुख तौर पर उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कृषि की समस्याओं को लेकर भी काफी सारे विषय हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर भी विवाद है, और ये तमाम विवाद जब समावेश होते हैं तो फिर उत्तराखंड के मुद्दे बन जाते हैं। तो उत्तराखंड में समस्याएं हैं, सौंदर्य है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की जनता अच्छे से अपने विवेक का यूज करके पार्टी नहीं देखेगी बल्कि उम्मीदवार को देखेगी, शीर्ष नेतृत्व को नहीं देखेगी बल्कि उम्मीदवार को देखेगी। अगर उन्होंने काम किया है तो उसी को वोट देगी। और यह था पूरे इस राज्य का जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण, मुद्दों के बारे में और वोटों से जुड़ी हुई बात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये था उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, और मुझे गर्व होता है कि मैं इस राज्य में, मेरा जन्म हुआ, और इनफैक्ट जन्म नहीं हुआ लेकिन मैं इस राज्य में रहा हूं, और मेरी कर्म भूमि भी ये राज्य रही है, और उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। और इस राज्य के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी कई रोचक जानकारियां मिली होंगी। तो मुख्य तौर पर 3 पार्टियों के बीच ये मुकाबला है, वादों की भरमार है। किसी ने पैसा ट्रांसफर करने की बात कही है, किसी ने नौकरियां देने की बात की है, किसी ने विकास की बात की है, लेकिन अंततः नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन देखेंगे कि आखिर किसके वादों पर जनता की मुहर लग गई है। पुष्कर सिंह धामी या हरीश रावत, जो कि घोषित नहीं है, या हरीश रावत या फिर अजय कोठियाल, कौन बनते हैं मुख्यमंत्री ये पता चल जाएगा 10 मार्च को।
उत्तराखंड के लोगों ने किसकी तकदीर में मुख्यमंत्री का योग लिखा है, ये पता चल जाएगा जो उनकी नीति का निर्माता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।